सोचिए, एक ऐसा सीन जहां भारतीय राजनीति की पूरी हवा अचानक बदल जाती है। जैसे शांत तालाब पर पत्थर फेंको तो लहरें दूर तक जाती हैं। ठीक उसी तरह यह खबर पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देती है कि मायावती ने आखिरकार ओवैसी का हाथ थाम लिया है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह सिर्फ दो पार्टियों का गठबंधन है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन असली गेम वहीं शुरू होता है जहां समझ आता है कि यह सिर्फ गठबंधन नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों को जड़ से हिला देने वाली चाल है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिसकी जड़ें दलित राजनीति में गहरी हैं, जिसने हमेशा दबे कुचलों, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठाई है, और दूसरी ओर एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाओं, उम्मीदों और असुरक्षाओं को बारीकी से समझते हुए अपनी राजनीति चलाती है। अब आप खुद सोचकर बताइए, अगर ये दोनों आवाजें एक साथ एक मंच पर आ जाएं, तो क्या सिर्फ वोट बैंक बदलते हैं? नहीं, ये पूरा नैरेटिव बदल देता है। और यहां मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, ये पूरा सीन इस समय कल्पना के आधार पर है, यानी यह एक हाइपोथेटिकल पॉलिटिकल परिदृश्य है, जो अगर भविष्य में होता है तो इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है जैसा हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है, विपक्षी पार्टियां, खासकर वो जो हमेशा दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ों के वोट बैंक पर भरोसा करती आई हैं, उन्हें इस गठबंधन में सबसे बड़ा खतरा दिखने लगता है। क्योंकि राजनैतिक पिच पर खेल हमेशा संख्याओं का नहीं, भावनाओं का होता है। मायावती और ओवैसी दोनों अपने समर्थकों को ये मैसेज देने में सफल हो सकते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्हें दशकों तक इस्तेमाल किया गया पर बराबरी नहीं दी गई। और जब ये मैसेज जमीनी स्तर पर जाता है तो न सिर्फ वोटर मूव होते हैं, बल्कि नए राजनीतिक आइडेंटिटी भी बनते हैं। अब विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां, इस गठबंधन के बाद किस दुविधा में फंसेंगी? एक तरफ ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि अल्पसंख्यक और वंचित तबके का वोट उनके साथ बना रहे, और दूसरी तरफ अगर वे सीधे इस गठबंधन का विरोध करती हैं तो ये मैसेज जा सकता है कि वे इस नई सामाजिक राजनीतिक एकता से डर रही हैं। लेकिन असल खेल ये है कि मायावती और ओवैसी दोनों की राजनीति लंबे समय से प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्व पर आधारित रही है, यानी हम उन्हीं की बात करेंगे जिन्हें राजनीति ने अब तक सिर्फ इस्तेमाल किया है। और यही बात इस गठबंधन को बेहद खतरनाक बनाती है विपक्षियों के लिए। अब सोचिए, अगर यही गठबंधन यूपी के चुनाव में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक्टिव होता है तो सिनेरियो कैसा होगा? इलेक्टोरल मैथ्स कहता है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट एक साथ स्थिर रूप से जुड़ जाए तो किसी भी बड़ी पार्टी की जीत कठिन हो सकती है। अब हो सकता है आप कहें कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, ग्राउंड पर वोट इतने सिंपल तरीके से नहीं चलते। लेकिन अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी गठबंधन का असली परिणाम इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। यानी ग्राउंड पर घर घर जाकर समझाना पड़ेगा कि यह गठबंधन क्यों बना, किसके खिलाफ नहीं, बल्कि किसके लिए बना है। इसे सिर्फ बीजेपी के खिलाफ या एसपी के खिलाफ पॉलिटिकल राइवलरी की तरह नहीं दिखाना है, इसे एम्पावरमेंट के रूप में दिखाना है। अगर कैंपेन यह मैसेज सही से जनता तक पहुंचा देता है तो परिणाम बहुत गहरे होंगे। लेकिन अगर नैरेटिव वीक पड़ गया या ग्राउंड लेवल पर मैसेज क्लैरिटी ना रही तो ऑपोजिशन इस इमेजिनेशन को फिर से तोड़कर वापस ओल्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ खींच लेगा। और इसीलिए यह हाइपोथेटिकल गठबंधन गेम चेंजर तभी बन सकता है जब इसका मैसेज सिर्फ चुनाव जीतने वाला ना होकर सम्मान, प्रतिनिधित्व और अधिकार के सिद्धांत पर टिका रहे। अब इस पूरे गठबंधन के अगले फेज को समझने के लिए जरूरी है कि हम यह देखें कि सत्ता में बैठे लोग और विपक्षी दल दोनों इस स्थिति को कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि राजनीति सिर्फ भाषण और रैली का खेल नहीं है, यह असल में रणनीति, परसेप्शन और टाइमिंग पर चलने वाला शतरंज है। जब मायावती और ओवैसी मंच पर एक साथ दिखते हैं तो मीडिया इसका अपना मतलब निकालना शुरू कर देता है। कुछ न्यूज चैनल इस गठबंधन को वोट बैंक की राजनीति कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यह गठबंधन मेन स्ट्रीम नैरेटिव को चुनौती दे देगा। वहीं सोशल मीडिया पर यह घटना दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग जो महसूस करते हैं कि यह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की आवाज को एक ताकत मिल रही है, और दूसरी तरफ वो जिनके अंदर यह डर बैठ जाता है कि यह गठबंधन उनकी राजनीतिक पहचान को कमजोर कर देगा। और राजनीति में डर सबसे शक्तिशाली भावना होती है, क्योंकि डर इंसान को रिएक्ट करवाता है, सोचने पर मजबूर करता है, और कभी कभी वोट पैटर्न्स भी इसी डर की वजह से बदल जाते हैं। अब आप इसे ग्राउंड रियलिटी से जोड़कर समझो।
कई दशक से दलित और मुस्लिम समुदाय को एक दूसरे से अलग दिखाया गया, एक दूसरे के खिलाफ गलत फहमियां पैदा की गईं, ताकि वे एक होने की संभावना को कभी गंभीरता से न देखें। यह इस देश की राजनीति के सबसे सफल डिवाइड एंड कंट्रोल फार्मूलों में से एक रहा है। लेकिन जब मायावती और ओवैसी एक साथ आते हैं तो यह नैरेटिव खत्म होता दिखता है। और यहीं असली फटकार लगती है उन दलों को जो सालों से यह मानकर चल रहे थे कि इन दोनों समुदायों को अलग रखना उनके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। यहां फिर से मैं साफ रूप से याद दिला दूं, यह पूरा परिदृश्य अब भी कल्पना पर आधारित है, यानी यह हाइपोथेटिकल सिनारियो है, यह वास्तविकता नहीं। लेकिन इस कल्पना की क्रेडिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि सामाजिक जमीन पर ऐसी बेचैनी और इच्छा पहले से मौजूद है। अब देखते हैं कि यह गठबंधन ग्राउंड लेवल पर कैसे इफेक्ट डाल सकता है। दलित और मुस्लिम वोटों की भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन राज्यों में यह गठबंधन सीधे पावर बैलेंस बदल सकता है। यूपी में दलित वोटर हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, वहीं मुस्लिम वोट कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स में, लेकिन निर्णायक संख्या में मौजूद है। यदि यह गठबंधन यह नैरेटिव बना देता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हैं, तो कई सीटों पर तीसरा कोना बन सकता है जो मौजूदा दो बड़े गठबंधनों को चुनौती देगा। और यह सिर्फ राज्य की राजनीति का रीशफलिंग नहीं होगा, यह नेशनल पॉलिटिक्स की स्टोरी लाइन बदल सकता है। क्योंकि भारत की राजनीति हमेशा उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्रीय संदेश लेती है। अगर यूपी में यह गठबंधन ट्रैक्शन पकड़ लेता है तो दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर इसका असर पड़ेगा। ये बात कोई भी राजनैतिक विश्लेषक ओपनली बोले न बोले, लेकिन सभी समझते हैं। अब विरोधी पार्टियां इस गठबंधन को रोकने की कोशिश कैसे करेंगी? सबसे पहले वे नैरेटिव सैबोटाज की कोशिश करेंगी, यानी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह मैसेज देना कि यह गठबंधन सिर्फ धर्म और जाति पर आधारित राजनीति है। लेकिन इसका जवाब भी मायावती और ओवैसी दोनों के पास मौजूद है। वे कह सकते हैं कि जब हमने सम्मान और अधिकार मांगा तब हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा गया, लेकिन जब दूसरों ने सत्ता के लिए हमारे नाम पर राजनीति की तब उसे डेवलपमेंट कहा गया। यही मॉरल काउंटर नैरेटिव इस गठबंधन की असली ताकत बन सकता है। दूसरी बड़ी कोशिश होगी गुप्त राजनीतिक सौदे, यानी ऑपोजिशन दल कोशिश करेंगे कि या तो मायावती को अलग इन्फ्लुएंस करके इस गठबंधन से दूर किया जाए। लेकिन असली गेम वहीं शुरू होता है जहां समझ आता है कि यह सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों को जड़ से हिला देने वाली चाल है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिसकी जड़ें दलित राजनीति में गहरी हैं, जिसने हमेशा दबे कुचलों, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठाई है, और दूसरी ओर एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाओं, उम्मीदों और असुरक्षाओं को बारीकी से समझते हुए अपनी राजनीति चलाती है। अब आप खुद सोचकर बताइए, अगर ये दोनों आवाजें एक साथ एक मंच पर आ जाएं, तो क्या सिर्फ वोट बैंक बदलते हैं? नहीं, ये पूरा नैरेटिव बदल देता है। और यहां मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, ये पूरा सीन इस समय कल्पना के आधार पर है, यानी यह एक हाइपोथेटिकल पॉलिटिकल परिदृश्य है जो अगर भविष्य में होता है तो इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है जैसा हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है? विपक्षी पार्टियां, खासकर वो जो हमेशा दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ों के वोट बैंक पर भरोसा करती आई हैं, उन्हें इस गठबंधन में सबसे